वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके एसआई फाइनेंस के साइंस का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। इसके हम टॉप 20 एमसीक्यू इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देना। क्वेश्चन नंबर 1 इज द चेंज फ्रॉम द सॉलिड स्टेट इनटू अ गैसियस स्टेट इज कॉल्ड। अगर सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होता है उसको क्या फ्यूजन बोलते हैं, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन या वेपोराइजेशन। सो उसको हम बोलते हैं क्या सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है जिसमें सॉलिड स्टेट से आपका गैसी स्टेट में कन्वर्ट होता है कोई भी मैटर। कंडेंसेशन क्या होता है और वेपराइजेशन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। वेपराइजेशन आपको पता है जब लिक्विड स्टेट से गैसी स्टेट में कन्वर्ट होगा उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। और कंडेंसेशन वेपराइजेशन का ही रिवर्स होता है। दैट मीन्स अगर गैसी स्टेट में से कोई मैटर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड स्टेट में, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर इज। तो बॉयल्स लॉ की आपको डेफिनेशन पूछ रहा है। ये तीनों लॉज आपको अच्छे से आने चाहिए, गैसेस लॉज जो होते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्जेस लॉ एंड गेल ल्यूसिक लॉज। ठीक है, बॉयल्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेंपरेचर जो आपका प्रेशर होता है किसी भी गैस का दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम ऑफ दैट गैस। ठीक है, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। सो पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट अपॉन वी। वी को इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर दो। सो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो जो बॉयल्स लॉ है उसको दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। एक तो ये आ गया दैट एट कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेंपरेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर टेंपरेचर कांस्टेंट रहेगा ये भी याद रखना। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, दैट इज बी पार्ट। सो ये तीनों लॉज आपको पता होने चाहिए। ये तीनों जो गैसेस लॉज हैं दैट इज बॉयल्स लॉ, चार्जेस लॉ और गेल ल्यूसिक लॉ, ये आपको रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ ए गैस। ठीक है, बॉयल्स लॉ मैंने आपको बता दिया। बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर कांस्टेंट टेंपरेचर होगा तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर फॉर एनी गैस। ठीक है, फॉर एनी रियल गैस। फिर सेकंड लॉ आपको आता है चार्लेस लॉ। चार्लेस लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपके पास किसी गैस का अगर आपके पास कांस्टेंट प्रेशर है, एट कांस्टेंट प्रेशर अगर किसी गैस का प्रेशर कांस्टेंट है तो उस केस में जो वॉल्यूम और टेंपरेचर के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो डायरेक्टली रिलेशनशिप होगा, दैट इज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो ये आपका आ गया चार्लेस लॉ। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। बॉयल्स लॉ आ गया एट कांस्टेंट टेंपरेचर पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। एंड नेक्स्ट इज गेल ल्यूसिक लॉ व्हिच स्टेट्स दैट गेल ल्यूसिक लॉ ये क्या कहता है, ये कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर किसी गैस की वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रखें देन जो आपका प्रेशर और टेंपरेचर के बीच में रिलेशनशिप होगा वो ये लॉ बताता है। और ये कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो ये तीनों लॉज आपको पता होने चाहिए, किस लॉ में कौन सी चीज़ कांस्टेंट रखनी है और कौन सी दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप है और वो रिलेशनशिप कैसा है, ये तीनों बातें याद रखनी है। ठीक है, बॉयल्स लॉ में टेंपरेचर कांस्टेंट और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इनवर्सली रिलेशन। ठीक है, आपका ये चार्लेस लॉ आ गया। चार्लेस लॉ में आपका प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम और टेंपरेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और गेल ल्यूसिक लॉ में आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी और प्रेशर और टेंपरेचर के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के फॉर एनी रियल गैस। Question number 3 is rate of diffusion of a gas is directly proportional to its density, directly proportional to its molecular mass, directly proportional to square root of its molecular mass और inversely proportional to square root of its molecular mass। पहले आपको पता होना चाहिए रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, गैस जब भी मूव करती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। गैस ने डिफ्यूज किया, अगर किसी कंटेनर में आपके पास गैस है जो कंप्रेस किया आपने हाई प्रेशर पे, तो उस पर जैसे होल करोगे तो वहाँ से गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकलेगी, दैट इज डिफ्यूज होगी। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्योंकि बाहर अगर कंसंट्रेशन कम है तो वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, मतलब गैस ऑलवेज ट्राइज टू मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो ये आपको याद रखना है, मतलब मॉलिक्यूलर मास जितना गैस का ज्यादा होगा उतना उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। और याद रखना टेंपरेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर टेंपरेचर के साथ रिलेशन पूछ ले तो उसके साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। जितना गैस का टेंपरेचर ज्यादा होगा, टेंपरेचर ज्यादा करने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेंपरेचर, ये भी याद रख लो रिलेशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो और तेजी से मूव करेंगे तो डिफ्यूजन रेट भी बढ़ जाएगा और तेजी से वो होल से बाहर निकलेंगे। ठीक है, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर and it is inversely proportional to square root of molecular mass। क्वेश्चन नंबर 4, रियल गैस अप्रोच आइडियल बिहेवियर अंडर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियल गैस आइडियल बिहेवियर को अप्रोच करती है कब, जब आपका हाई टेंपरेचर होगा और लो प्रेशर होगा। ठीक है, एट हाई टेंपरेचर एंड लो प्रेशर आ रियल गैस एक्ट एज ए आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होगी, जो आइडियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। आइडियल इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। बट आपको पता है कोई भी गैस आइडियल नहीं होती। ठीक है, कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, सारी गैसेस रियल गैसेस होती हैं। आइडियल तो एक जस्ट कंसेप्ट है ना, तो आइडियल गैस रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट रियल गैसेस आइडियल गैसेस के बिहेवियर के सबसे पास कब पहुंचेंगी,
जब टेम्परेचर हाई कर दोगे उसका गैस का और प्रेशर बहुत लो कर दोगे, जितना टेम्परेचर हाई होगा और जितना प्रेशर लो होगा उतना जो रियल गैस है इट विल एक्ट एज ए आइडियल गैस, उतना वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना शुरू कर देगी। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, रियल गैस एक्ट एज ए आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 5, द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रेडिक्ट्स दैट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया अभी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यही काइनेटिक थ्योरी ने भी यही पोस्टुलेट दिया था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ गैस। ना ही वो प्रेशर पे डिपेंड करेगी, ना वॉल्यूम पे, ना ही टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। मतलब टेम्परेचर के साथ उसका डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है किसका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। क्वेश्चन नंबर 6, गैसेस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर कलरलेस आर स्फेरिकल अट्रैक्ट ईच अदर हैव हाई स्पीड्स। तो मैंने आपको बताया कोई भी गैस आइडियल नहीं होती। ठीक है, आइडियल बिहेवियर से डिविएशन शो करती हैं सारी गैसेस। मतलब आइडियल बिहेवियर से डिविएशन मतलब आइडियल बिहेवियर से दूर होती हैं। कोई गैस आइडियल बिहेवियर से ज़्यादा दूर होगी, ठीक है, कोई गैस कम दूर होगी। वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपका जो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होती है, दैट इज सी पार्ट। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स होती है उस पर डिपेंड करेगी। जितनी भी मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगी उतनी वो गैस ज़्यादा डिविएट करेगी फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। Question number 7. At 25 degrees Celsius, 730 mm pressure, 380 ml of dry oxygen was collected. If the temperature is constant, the volume will occupy at 760 mm pressure is. तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, गैस इक्वेशन यूज करनी है। गैस इक्वेशन देखो, टेम्परेचर कांस्टेंट दिया हुआ है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट कौन से लॉ में होता है, बॉयल्स लॉ में। तो बॉयल्स लॉ यूज कर लो तो हो जाएगा आपका काम। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज बॉयल्स लॉ को एक डेफिनेशन में आपको और बताता हूँ, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इट मीन जो इनिशियल पीवी होगा और जो फाइनल पीवी होगा वो इक्वल होंगे, दैट इज P1 V1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम P2 V2, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। प्रेशर पहले कितना था 730, वॉल्यूम कितनी थी 380, प्रेशर कितना हो गया बाद में, प्रेशर 760। अब वॉल्यूम कितनी है वही तो आपको फाइंड करना है। सो ये 760 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो V2 इज इक्वल टू 730 इंटू 380 अपॉन 760, ये जीरो कैंसिल, 38 2 से इसको काटेंगे 365 ml। सो अगर इतने प्रेशर पे उसकी वॉल्यूम 380 है तो अगर प्रेशर 760 कर दिया तो अब वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, अब वॉल्यूम हो जाएगी 365 ml। यही तो बॉयल्स लॉ कहता था कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहाँ प्रेशर के साथ क्या हुआ, देखो प्रेशर इंक्रीज हुआ है, 730 से 760 हो गया। प्रेशर अगर इंक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम डिक्रीज होनी चाहिए। देखो वॉल्यूम डिक्रीज ही हुई है, वॉल्यूम पहले थी 380, अब कितनी हो गई है 365, दैट इज वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड। सो बी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेयर रेडियो एक्टिव गैस। तो इनमें से रेडियो एक्टिव गैस कौन सी है, वो है रेडॉन। ये आपको याद रखना है, रेडियो एक्टिव गैस विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो कौन सा लिक्विड जो है गुड कंडक्टर है इनमें से, मरकरी। मरकरी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ गुड कंडक्टर ऑफ हीट पूछा है, ठीक है, ये याद रखना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पूछा है। जरूरी नहीं है कोई अगर मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होगा। मोस्ट केसेस में ऐसा होता है बट जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, एट हाई एल्टीट्यूड्स वाटर इज बॉइल्ड एट लोअर टेम्परेचर ड्यू टू। हाई एल्टीट्यूड्स में क्या होता है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर आप किसी जगह पे अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ पे अगर आप वाटर को बॉइल करते हो, सपोज वहाँ पे उसका बॉइलिंग पॉइंट था x डिग्री सेल्सियस, आप कुछ हाइट पे चले गए, काफ़ी हाइट पे चले गए, ठीक है, किसी एल्टीट्यूड पे चले गए, वहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। वो डिक्रीज क्यों होता है, उसका रीजन वो पूछ रहा है आपको। वो डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि जितना आप हाइट पे जाते जाओगे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना कम होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। सो इसका आंसर आपका सी पार्ट, दैट इज लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जितना एल्टीट्यूड पे जाते जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द टेम्परेचर इज डबल द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस बाय। अगर टेम्परेचर को डबल कर दे तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये आपको पूछ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है जो एवरेज वेलोसिटी V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 अपॉन T2। तो ये रिलेशनशिप होता है, इसको आपको यूज करके यहाँ से आपको फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब टेम्परेचर जो है पहला तो T1 था, दूसरा अब कितना हो गया, अगर टेम्परेचर डबल हो गया तो 2 टाइम्स T1 हो जाएगा। 2 टाइम्स T1 कर दो इसको, T2 जो है 2 टाइम्स, T2 जो है जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना है 2 टाइम्स, यही तो दिया, डबल हो गया इनिशियल के, दैट इज 2 टाइम्स T1। तो T1 कैंसिल, यू विल गेट V1 बाई V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। यहाँ से आपको V2 फाइनल एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है ना। सो V2 विल बी इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स V1 हो जाएगा। सो वेलोसिटी जो हो जाएगी वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स हो जाएगी। स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है 1.414, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.4, ये पॉइंट है, ठीक है, 1.4। सो टेम्परेचर एंड एवरेज वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है, ठीक है। एक्चुअली जो एवरेज वेलोसिटी होती है V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, मैंने बताया आपको, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू T स्क्वायर रूट ऑफ T1। ये कहाँ से आया, ये काइनेटिक थ्योरी से ही आया, जो मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर, यही बताया था, यहीं से फाइंड होगा। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 m V स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू T। ये मास ऑफ गैस और ये 1/2 कांस्टेंट है, तो इनको छोड़ दो तो हम लिख सकते हैं V स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू T, स्क्वायर हटेगा तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर रूट ऑफ T। तो ये रिलेशन यहाँ से आ गया। तो यहीं से अगर इनिशियल फाइनल की बात हो जाएगी तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1/T2। तो यहाँ से ये फॉर्मूला, यहीं से काइनेटिक थ्योरी से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 12, रिलेशन बिटवीन प्रोबेबल वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए गैस इज। तो गैस की 3 तरह की वेलोसिटीज होती हैं, आपको याद रखना है, प्रोबेबल वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और इन तीनों की जो रेशो होती है ये आपको याद रखना है सिर्फ, ठीक है। थोड़ा सा ये इनकी रेशो होती है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज टू स्क्वायर रूट ऑफ 8/π इज टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। ये इनकी रेशो, इस रेशो में ये वेलोसिटी होती है। बट याद रखना पहले प्रोबेबल वेलोसिटी अगर होगी, फिर मीन वेलोसिटी, फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मतलब प्रोबेबल वेलोसिटी जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स, मीन वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ 8/π टाइम्स, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आपको याद रखना है, इसको बस याद रख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी डिटेल सोल्यूशन में जानने नहीं वाले, उसका कोई फायदा नहीं, आपको ये याद रख लो। ये क्वेश्चन नंबर 13, द वैन डर वाल्स इक्वेशन एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ, वैन डर वाल्स इक्वेशन एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ रियल गैस। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी पार्ट, रियल गैस, ठीक है। आपको मैंने अभी बताया आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। बट ये गैस इक्वेशन तो आइडियल गैसेस के लिए, एक्चुअल में कोई आइडियल गैस होती ही नहीं है, सारी गैसेस रियल गैसेस होती हैं। रियल गैस वो होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस। जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी उसको बोलेंगे रियल गैस। अब रियल गैस के लिए भी एक इक्वेशन होनी चाहिए, तो वैन डर वाल ने क्या किया, इस इक्वेशन में मॉडिफिकेशंस की और रियल गैस के लिए एक इक्वेशन फाइंड की विच इज इक्वल टू P + AN² इंटू V - NB इज इक्वल टू nRT। दिस इज रियल गैस इक्वेशन, ठीक है। ये वैन डर वाल्स की इक्वेशन थी फॉर रियल गैसेस, दिस इज फॉर रियल गैसेस, दिस इज फॉर आइडियल गैस, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए। इसमें ए और बी के हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। बी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है जो गैस है। ए इज अ कांस्टेंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये जो पूरा फैक्टर है आपका A × n²/V², ये जो पूरा फैक्टर है, ठीक है, इसको आप बोलोगे कोरेक्शन फैक्टर टू अकाउंट फॉर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। और ये आपका हो जाएगा कोरेक्शन फैक्टर टू अकाउंट फॉर द फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब है उसने, वैन डर वाल्स ने इसमें कोरेक्शन लगाई, इसमें कोरेक्शन लगाई, और वो कोरेक्शंस ये दोनों हैं, तो ये बन गई आपकी रियल गैस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन 1 लीटर ऑफ वाटर इज कूल्ड फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम। तो जब भी वाटर को हम कूल करेंगे, दैट इज उसका टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी जो वॉल्यूम होगी दैट विल डिक्रीज। तो ये आपको याद रखना है, दैट विल डिक्रीज। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं किसी भी लिक्विड के, तो उसकी वॉल्यूम जो हो जाएगी, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है। बट यहाँ पे क्या पूछा हुआ है आपको, यहाँ पे पूछा है कि अगर 4 डिग्री से नीचे कूल किया तब उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है। दैट इज इसका आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी लिक्विड को आप कूल करोगे तो उसकी वॉल्यूम जनरली डिक्रीज होती है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे कूल करोगे तो तब उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी, ये आपको याद रखना है। इन नॉर्मल कंडीशंस किसी भी सब्सटेंस का अगर आप उसको हीट करते हो तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है। अगर हीट करते हो तो वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज होती है। नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स अगर कूल करोगे तो वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होगी। और यहाँ पे भी हम कूल ही कर रहे हैं, लेकिन अगर कूल किया 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर कूल किया तो उस केस में आपको वॉल्यूम जो होगी वो डिक्रीज की बजाय इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। और एक पॉइंट और याद रखना है, ये 4 डिग्री सेल्सियस क्यों लिया, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये पॉइंट भी याद रखो। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज प्रोड्यूसेस अ रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट। जब भी इलेक्ट्रिसिटी इस गैस से पास करते हैं तो वो कैसे रेड कलर की लाइट प्रोड्यूस होती है। तो ऐसी कौन सी गैस है, वो आपकी नियॉन, ठीक है। नियॉन से जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इट विल प्रोड्यूस इज रेड लाइट, ठीक है। आर्गन के केस में वायलेट लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। क्रिप्टॉन के केस में लेवेंडर कलर की लाइट प्रोड्यूस होती है। और अगर आपका जीनान होगा, जीनान के केस में ब्लू कलर की लाइट प्रोड्यूस होगी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट फॉर्म अमलगम्स। तो अमलगम क्या होता है, अमलगम होता है आपका मरकरी के साथ अगर किसी भी मेटल का आपका अलाय होगा तो उसको हम अमलगम बोलते हैं। दैट इज अमलगम एक अलाय का ही नाम है, बट उसमें एक एलिमेंट मरकरी ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा अलाय जिसमें एक एलिमेंट मरकरी तो होगा ही होगा, साथ में इसके किसी और मेटल के साथ अगर हम मरकरी का क्या बना दें, अलाय बना दें, तो उसको हम अमलगम बोलते हैं। तो अमलगम जो है मरकरी का जिंक के साथ भी बनता है, कॉपर के साथ भी बनता है, मैग्नीशियम के साथ भी बनता है, आयरन के साथ नहीं बनता। तो आपका आंसर हो जाएगा डी पार्ट आयरन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, चार्ल्स लॉ इज ऑब्जर्व्ड एट। तो अभी मैंने आपको चार्ल्स लॉ बताया था, चार्ल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट प्रेशर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये आपका चार्ल्स लॉ होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। सो एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, बैरोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय। तो बैरोमीटर यूज होता है फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज इन्वेंटेड बाय टॉरिसेली, दैट इज बी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी क्या हो गया, जो रेजिस्टेंस होता है उसमें टू फ्लो, ठीक है। फ्लो होने में जो रेजिस्टेंस आता है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होती है, आपको याद रखना है। बट गैसेज की इंक्रीज होती है, गैसेज की इंक्रीज होगी, ठीक है। दैट मीन्स द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट विस्कोसिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 20, द बीन्स आर कुक्ड फास्टर इन प्रेशर कुकर बिकॉज। प्रेशर कुकर में खाना पकाते हैं वो जल्दी पक जाता है बिकॉज
प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है, इसलिए उसमें खाना जल्दी बन जाता है। दैट इज आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग प्रेशर। सो ये थे कुछ टॉप 20 एमसीक्यू फॉर सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको फॉरेस्टर के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दो, और हमारी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, वो ऐप का लिंक डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे फाइनेंस आपके जो सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का एग्जाम आपका आ रहा है उसके मॉक टेस्ट अपलोडेड है, वहाँ पे जाके वो मॉक टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करें। 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं उसमें और 12 सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं, तो इनको अटेम्प्ट करो सो दैट आपके एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाए।